नमस्कार। आज की क्लास में चर्चा होगी ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और जहाँ संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाममात्र कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। ब्रिटेन में नाममात्र की कार्यपालिका वहाँ का सम्राट होता है और वहाँ वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। शासन की शक्तियों का प्रयोग ब्रिटेन में वास्तव में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है और मंत्रिमंडल की स्थिति प्रधानमंत्री के समक्ष अधीनता की होती है, इसलिए मंत्रिमंडल की शक्तियाँ भी वास्तव में प्रधानमंत्री की मानी जाती है। तो इस प्रकार संपूर्ण ब्रिटिश शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की ही सर्वाधिक प्रभावकारी स्थिति होती है। प्रधानमंत्री ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। सम्राट के द्वारा होने वाले सभी कार्यों का जो परामर्श है वो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है और चूँकि सर्वाधिक शक्तिशाली स्थिति प्रधानमंत्री की होती है, इसलिए ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ही संपूर्ण शासन की धुरी होता है। और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की सबसे निर्णयकारी और प्रभावकारी भूमिका होने के कारण ही एक ब्रिटिश शासन प्रणाली को जो है वो प्रधानमंत्री व्यवस्था भी कहा जाता है और ब्रिटिश सरकार को प्रधानमंत्री सरकार भी है वो कहा जाता है। आधुनिक समय में सभी संसदीय शासन प्रणालियों में प्रधानमंत्री का जो आधुनिक पद होता है ये माना जाता है कि इस पद की उत्पत्ति सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही हुई। जैसा कि मैं अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्रिटिश संविधान है वो निर्मित नहीं है बल्कि विकसित है और इस विकास की प्रक्रिया में जो भी संवैधानिक पद और संस्थाएं अपन देखते हैं उनमें कुछ की उत्पत्ति संसदीय कानूनों के द्वारा हुई है और कुछ की उत्पत्ति संयोग से हुई है। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो भी संयोग, उसकी उत्पत्ति भी संयोग के द्वारा ही है वो हुई है। प्रारंभ में वहाँ प्रधानमंत्री का पद नहीं होता था। प्रधानमंत्री के समस्त शक्तियों का प्रयोग सम्राट स्वयं करता था। मंत्रिमंडल होती थी और सम्राट है वो होता था और सम्राट स्वयं मंत्रिमंडल की अध्यक्षता है वो करता था। लेकिन एक बार संयोग ये हुआ कि एक राजा थे जॉर्ज प्रथम, वो चूँकि पड़ोसी राज्य से आए थे इसलिए उनको ब्रिटेन की जो मूल भाषा थी अंग्रेजी उसका ज्ञान नहीं था। तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना छोड़ दिया, क्योंकि मंत्रिमंडल की जो चर्चाएं थी वो अंग्रेजी में होती थी, अंग्रेजी राजा को आती नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप राजा ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना छोड़ दिया और उन्हीं मंत्रियों में जो वरिष्ठ मंत्री था उन वरिष्ठ मंत्री को उस मंत्रिमंडल का प्राइम यानी अध्यक्ष उसने नियुक्त है वो कर दिया और उसे ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी है वो उन्होंने सौंप दी। तो मंत्रियों में जो वरिष्ठ मंत्री को जो प्राइम नियुक्त किया था कि उसी को प्राइम मिनिस्टर है वो कहा गया और प्राइम मिनिस्टर शब्द की उत्पत्ति है वो यहीं से है वो हुई। तो इस प्रकार ब्रिटिश सम्राट ने ब्रिटेन में जो पहला राजा नियुक्त किया था 1721 में, उसका नाम था रॉबर्ट वॉलपोल। तो इस प्रकार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की उत्पत्ति है वो संयोग से हुई और बाद में वो राजा जॉर्ज प्रथम थे, उन्होंने जीवन भर में कभी भी मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं की। उन्होंने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता के लिए सदैव प्राइम मिनिस्टर ही नियुक्त किया। उसके बाद जो दूसरे राजा है उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की। तो जिस प्रकार वहाँ ये परंपरा है वो चल पड़ी कि राजा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करेगा, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राजा करेगा और उसके बाद परंपरा के आधार पर ही वहाँ प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के पद का निर्वाह है वो होता गया। मैंने पूर्व के वीडियो में बताया कि ब्रिटेन में जो परंपराएं प्रारंभ हो जाती हैं उनका पालन वहाँ कानून की जैसी कठोरता के साथ ही है वो किया जाता है। तो संयोग से उत्पत्ति हुई, बाद में परंपरा के आधार पर वहाँ ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद का निर्वाह होता गया और धीरे धीरे प्रधानमंत्री ही शक्तिशाली होता गया और जो शक्तियाँ सम्राट, जिन शक्तियों का प्रयोग सम्राट करता था, बाद में वो शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास है वो आती गई। किसी भी कानून में स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री पद का उल्लेख कभी भी नहीं किया गया। मिनिस्टर ऑफ क्राउन एक्ट 1937 पहला ऐसा कानून था जिसमें प्रधानमंत्री के पद का कानूनी तौर पर प्रथम बार उल्लेख है वो किया गया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में ब्रिटेन में ये परंपरा है कि कॉमन सभा के आम चुनाव के बाद निम्न सदन में यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त दल के नेता को वहाँ का सम्राट प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में
नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन उसमें सम्राट के स्वविवेक की कोई गुंजाइश नहीं होती। निम्न सदन में जो दल बहुमत प्राप्त करेगा उसके नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त करना ही है वो होगा। और ब्रिटेन में ये भी परंपरा है कि वहाँ संसद के निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। वहाँ संसद का उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड, उसके किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। भारत में स्थिति यह है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, यानी भारत में राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है और लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ब्रिटेन में ये परंपरा है कि केवल निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य ही वहाँ प्रधानमंत्री है वो बन सकता है। और वहाँ प्रधानमंत्री जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, लॉर्ड सदन के प्रति उत्तरदायी है वो नहीं होता। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में प्रधानमंत्री का कार्यालय है वो होता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल की। तो प्रधानमंत्री का अलग से कोई कार्यकाल नहीं होता, उस कार्यकाल वो संसद का सदस्य होता है, उस नाते उसका कार्यकाल है वो होता है। और वो निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है और हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल होता है 5 साल। तो उस दृष्टि से प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 साल का ही है वो माना जाता है। और यदि जो हाउस ऑफ कॉमन्स उससे पूर्व भंग हो जाता है तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी समाप्त है वो हो जाता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों की। तो ब्रिटेन में सम्राट के द्वारा किए जाने वाले सभी जो कार्य हैं, कार्यों का जो परामर्श है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और ब्रिटेन में सर्वाधिक प्रभावकारी और शक्तिशाली जो भूमिका है प्रशासन में वो प्रधानमंत्री की है वो होती है। प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों को अपन कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे मंत्रिमंडल से संबंधित कार्य या शक्तियाँ। प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के बाद जो अपना सबसे पहला जो काम करता है वो अपने मंत्रिमंडल के गठन का करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की लिस्ट बनाता है और लिस्ट बनाता है, वो लिस्ट वह सम्राट को सौंपता है और सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पर मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार होता है, उसमें सम्राट की कोई भूमिका नहीं होती। मंत्रियों की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री उनकी योग्यता, अनुभव और दल में स्थिति के आधार पर उनको विभागों का वितरण करता है। मंत्रिमंडल का जब गठन हो जाता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है, उन बैठकों की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री ही है वो करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है और प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को पद से हटा भी सकता है। वो किसी भी मंत्री को पद से हटने के लिए कह सकता है, त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है और बर्खास्त कर सकता है। और यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे देता है तो उसके साथ ही संपूर्ण मंत्रिमंडल का अंत भी है वो हो जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रधानमंत्री का वो होता है शासन का संचालन करना। चूँकि प्रधानमंत्री ही वास्तविक शासक होता है, इसलिए संपूर्ण शासन के संचालन की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का ही है वो होता है। प्रधानमंत्री देश में कानूनों की पालना को सुनिश्चित करवाता है, देश में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रधानमंत्री का ही होता है। प्रधानमंत्री जो है देश की सुरक्षा के लिए सैन्य संबंधित मामलों का संचालन करता है, शासन में संचालन के लिए उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उन पर नियंत्रण रखता है और उन्हें हटाने का काम भी प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की एक और जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और सम्राट तथा संसद और सम्राट के बीच में एक कड़ी का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं उनके बारे में वह सम्राट को अवगत कराता है और सम्राट की भावना वह मंत्रिमंडल तक है वो पहुंचाता है। तो वह एक कड़ी के रूप में काम करता है और सम्राट की ओर से जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों का जो परामर्श देने का काम प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री है वो करता है। अब बात करते हैं व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, यानी संसद के क्षेत्र में, विधायिका के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, किन किन शक्तियों का प्रयोग है वो किया जाता है। तो प्रधानमंत्री जो है वो लोक सदन का यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता भी होता है। इस नाते वह संपूर्ण लोक सदन की संपूर्ण विधायी प्रक्रिया को भी संचालित करता है, उसका नेतृत्व भी है वो करता है। संसद के अधिवेशन जब बुलाए जाते हैं तो बुलाने का परामर्श प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और जब संसद का अधिवेशन चल रहा होता है
तो संपूर्ण विधायी प्रक्रिया को नियंत्रित करवाता है, सदन में विधेयक प्रस्तुत करवाता है, उनको पारित है वो करवाने का काम करता है। सदन में वह शासन से संबंधित वक्तव्य देता है। शासन से संबंधित कोई नीतिगत घोषणा है वो प्रधानमंत्री है वो करता है। संसद के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर है वह सदन में है वो देता है। इसके अलावा यदि कभी निम्न सदन को समय से पूर्व भंग किया जाना है तो भंग करने का जो परामर्श है सम्राट को प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के द्वारा ही है वो दिया जाता है। इसके अलावा जो है यदि कभी संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और अध्यादेश जारी किया जाना हो सम्राट के द्वारा तो उस अध्यादेश का जो परामर्श है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही है वो सम्राट को दिया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का एक और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है विदेश नीति का संचालन करना। विदेश नीति का संचालन और निर्धारण भी प्रधानमंत्री का दायित्व होता है। प्रधानमंत्री ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ब्रिटेन की भूमिका को सुनिश्चित करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिटेन की ओर से बोलने वाला प्रथम वक्ता होता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में और आयोजनों में वह ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व है वो करता है। तो ये हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। धन्यवाद।